हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। बोला है x का न्यूनतम मान जो इस व्यंजक को एक पूर्णांक बनाता हो। यानी हमें बताना है कि x के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या ले जिससे यह वाला संख्या जो है, यह वाला व्यंजक जो है वह आपका एक पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक कहने का मतलब है कि उसमें फ्रैक्शन पार्ट ना हो। जैसे देख लीजिए 3/7 क्या है, 3/7 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है ना। लेकिन 3 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है ना। उसी तरह से -3 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है। तो संख्या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, 0 भी चलेगा, बट फ्रैक्शन नहीं हो वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका पूर्णांक कहलाएगा। तो हमें इसे पूर्णांक बनाना है, तो इसके लिए x के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं। तो x के स्थान पर अगर हम 1 लेते हैं, देखिएगा x के स्थान पर अगर 1 लेते हैं तो 1 में से 14 माइनस करेंगे तो 13 है ना। 1 में से 14 माइनस करेंगे -13 और -13 से 65 को काटेंगे 13 पंचे 65 -5 आएगा। यानी x के जगह अगर 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। देख लीजिए ऊपर में आपका 65 होगा और x के जगह 1 लेंगे तो 1 - 14 -13 होगा। माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो माइनस को ऊपर ले जाइए, 13 से काटिए, 13 पंचे 65 -5 आया, यानी कि एक पूर्णांक आ गया। तो कहने का मतलब है कि x के जगह 1 रखने पर भी यह व्यंजक जो है वह पूर्णांक बन जाता है। x के जगह -51 रख के देखिए, -51 -14 -65 +65 को -65 से काटेंगे, 1 टाइम्स कटेगा यानी -1 आएगा। -1 भी पूर्णांक है, यानी कि x के जगह 51 -51 रखने पर -51 -14 कितना होगा, -65। 65 से 65 कट जाएगा यानी 1 आ गया। -1 हो या +1 हो, पूर्णांक तो है। अगर x के जगह 79 लेते हैं, 79 लेते हैं तो 79 में से 14 माइनस करिएगा 65, 65 से 65 कट जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। यह भी पूर्णांक बना दिया इसको। -1 लेते हैं तो -1 -14 -15 हो जाएगा। -15 से 65 को काटेंगे तो यहाँ पे भिन्न बन जाएगा। मतलब केवल यही एक संख्या है जिसको x के स्थान पर रखने पर पूर्णांक नहीं बनता है। बाकी का 3 संख्या ऐसा है जिसको x के स्थान पर रखने पर पूर्णांक हमें मिल जाता है। तो अब इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन के भाषा को ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि न्यूनतम मान कौन सा होगा, न्यूनतम। तो अब इस तीनों ऑप्शन में से न्यूनतम चुनिए कौन सा संख्या होगा। 79 यह तो सबसे बड़ा है, यह हमारा आंसर नहीं होगा। 1 यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, -51 होगा, है ना। -51 हमारा आंसर होगा। 1, 79 और -51 में सबसे छोटी संख्या कौन है, -51 है। यह तो पॉजिटिव नंबर है, यह भी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर कोई भी होगा वह किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। 79 -1 से भी बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा होगा, 1 भी आपका है ना -51 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि इन सभी में, इन तीनों में जो सबसे छोटा संख्या है वो आपका -51 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3, 6 और 9 बचे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो भाषा है ना, जिस भाषा की मदद से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्लिष्ट बनाया है, उसी भाषा का उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के कंडीशन को समझिएगा। बोला है 3000 से बड़ी, तो जितना भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन क्या है, 3000 से बड़ी। तो इस कंडीशन को तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या यानी 3000 से बड़ी और बाकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेष 3, 6 और 9 बचे। यानी क्वेश्चन का कंडीशन है कि उसमें 4, 7 और 10 से भाग करने पर, संख्या में 4, 7 और 10 से भाग करने पर शेष कितना बचे, 3, 6 और 9 बचे। यही तो क्वेश्चन का कंडीशन है ना। 3, 4 और 7 से भाग करने पर 4, 7 और 10 से भाग करने पर शेष 3, 6 और 9, यानी 4 से भाग करने पर शेष 3 बचे, 7 से भाग करने पर शेष 6 बचे और 10 से भाग करने पर शेष 9 बचे। अब ध्यान से एक चीज़ और समझिएगा,
देखिएगा पहले कंडीशन को देखते हैं। ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है जिसमें 4 से भाग करने पर शेष 3 बचे। तो 4 से भाग करने पर शेष 3 उसी संख्या में बचेगा जिसमें से 3 माइनस करने पर वह 4 से पूरा कट जाए, है ना। 4 से भाग करने पर शेष 3 उसी संख्या में बचेगा जिसमें से 3 माइनस करने पर वह 4 से पूरा कट जाए। जैसे देखिए कोई एक ऐसा संख्या चुनिए जो आपका जिसमें 4 से भाग करने पर शेष 3 बचता हो। हम 19 ले लेते हैं, है ना। 19 में अगर हम 4 से भाग करेंगे शेष 3 बचेगा। भाग करके देख लीजिए, 4 चौके 16, शेष 3 बच गया। तो 19 में इसमें 4 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो जो शेष बचेगा उसको अगर इसमें से हटा लेते हैं तो बाकी का जो संख्या होगा वह आपका निश्चित रूप से 4 से कटेगा। तो 4 से भाग करने पर शेष 3 बचे, इसका एक मतलब यह भी होता है कि उसमें से 3 हटाने पर वह 4 से पूरा कट जाएगा। तो अब आप ऐसे ऑप्शन को चुनिए जिसमें से 3 हटाने पर वह 4 से पूरा कट जाए। तो इसमें से 3 हटा के देखिए, 3079 में से 3 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 3076 हो जाएगा। ठीक है, 3076 हो जाएगा। अब 3076 को चेक करिए, है ना, 3076 को चेक करिए कि क्या यह 4 से कटेगा। तो 4 से कटने का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो अंतिम 2 अंक देख लीजिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 नमा 36। मतलब यह जो संख्या है यह संख्या 4 से कट रहा है, मतलब इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन को देखिए, हमें क्या बताना है कि 4 से भाग करने पर शेष 3 बचे, यानी इसमें से 3 अगर हम माइनस कर ले तो शेष जो वैल्यू आए ना वो आपका 4 से कटना चाहिए। तो इस वैल्यू को चेक करिए, क्या यह 4 से कटेगा? नहीं सर, यह वैल्यू आपका 4 से नहीं कटेगा। 3077 है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या कभी 4 से नहीं कटता है। अगले ऑप्शन को चेक करिए, 3081, इसमें से 3 माइनस करिए, 3 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 3078 हो जाएगा। इसको चेक करिए जरा सा, क्या यह 4 से कटता है? 4 से वही संख्या कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे, तो इसका अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, देख लीजिए, है ना। 4 एकम 4, 3 38 नहीं कट रहा है, तो यह ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन है 3101, इसमें से 3 माइनस करिएगा, या कितना हो जाएगा आपका, 3098 हो जाएगा। इसको भी चेक करिए, क्या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यह ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी 4 से भाग करने पर शेष 3 नहीं बचेगा। तो 3 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो जो चौथा ऑप्शन आपका बचा ऑप्शन ए, वह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह तो क्वेश्चन है जो यूनिवर्सल मेथड है, हर एक क्वेश्चन पर आप लागू कर सकते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन को और सिंपल हम बना सकते हैं। और सिंपल कैसे? पहला कंडीशन क्या था, 4 से भाग करने पर शेष 3 बचे। तो 4 से भाग करने पर शेष यानी कि रिमाइंडर 3 बचे। तो 4 से भाग करने का देख लीजिए नियम क्या होता है। कोई भी संख्या लीजिए, अगर हमें यह पता करना है कि उसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो उसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिए। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करने पर जो शेष बचेगा संख्या के पूरे, है ना, पूरे संख्या में भी 4 से भाग करने पर वही शेष बचेगा। तो इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके देखिए, 4 एकम 4, 3 39, 4 नमा 36, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिए, देखिए 4 दूना 8, शेष 1 बचेगा। इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, पूरा कटेगा, शेष 0 बचेगा। इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिए, 1 ही है, 4 से भाग करिएगा, शेष 1 बचेगा। तो 4 से भाग करने पर शेष हमें 3 चाहिए, तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना बस देख के हम लोग अपना आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आपको समझाना था, इस वजह से इतने डिटेल में चीजों को लेकर के हम गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्न में से लघुकर्णी भिन्न कौन सा है? लघुकर्णी का मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अब सबसे छोटा भिन्न हमें चुनना है, तो इस भिन्न को देख लीजिए, इसको तो आप हटा ही लीजिए, क्योंकि यह जो भिन्न है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, इसका अंश ज्यादा है, हर कम है, तो इसका मान तो 1 से ज्यादा होगा। बाकी सबको देखिए, ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है, तो सबका मान 1 से कम होगा, लेकिन इसका मान 1 से ज्यादा होगा, तो यह तो आपका कंपटीशन में ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। बाकी को चेक करिए, अगर अंश और हर के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो फिर हमें वहां चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिसके अंश और हर के बीच का अंतर सबसे ज्यादा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहां देख लीजिए, यहां 7 का मामूली सा अंतर चल रहा है, यहाँ पे आपका कितना का,
यहाँ पे अंतर 17 का मामूली सा अंतर चल रहा है, बट यहाँ पे अंतर देख लीजिए, यहाँ पे अंतर कितना का है, 44 का, बहुत ज्यादा अंतर है ना। आसपास होता तो हम लोग तुलना करते, जब अंश और हर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है तो यही वाला आपका क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, हमें कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। जब मामूली अंतर होता, अंश और हर के बीच में 5 का अंतर, किसी में 6 का अंतर, किसी में 8 का अंतर, है ना, यानी 1 2 3 4 के बीच का ही अंतर होता, डिफरेंस होता, तो उस केस में जो है ना, उस केस में हम लोग कंपेयर करके अपना आंसर निकालते। बट इसमें देख लीजिए अंश और हर के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका मान क्या होगा, सबसे छोटा होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलिगेशन से है। बोला है 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का अनुपात। 2 कंटेनर, पहला कंटेनर में अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर में, देखिए पहले कंटेनर में एसिड और वाटर में रेशियो है 3:1 का, और दूसरे कंटेनर में चलिए, जो दूसरा कंटेनर है इसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वह आपका दे रखा है 5:3 का। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है, हमें बताना है कि एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी में 2:1 का अनुपात हो, यानी जो कॉमन बर्तन हो ना, कॉमन बर्तन, उसमें एसिड और वाटर में क्या रेशियो आ जाए, उसमें एसिड और वाटर में ना 2:1 का अनुपात आ जाए। इसके लिए हमें बताना है कि दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए। यानी पहला मिश्रण है, ठीक है, पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है। पहला कंटेनर में एसिड और वाटर में यह रेशियो है, अम्ल और पानी में, दूसरे कंटेनर में अम्ल और जल में यह रेशियो है। अब हमें बताना है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए, मतलब इसका कितना मात्रा इसके कितना मात्रा के साथ मिलाए कि मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:1 हो जाए। अब सोल्व करने का देखिएगा तरीका क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। पहला काम तो हम यह करेंगे कि तीनों जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर करेंगे। तो यहाँ मिश्रण कितना है, 3 और 1 4, एसिड वाटर मिला लेंगे, मिश्रण निकल जाएगा, तो 4, यहाँ 8 और यहाँ 3। अब 4, 8 और 3 का कॉमन मल्टीपल बताइए। आप यह बताइए कि 4, 8 और 3 कहाँ जाके इक्वल होगा। एक ऐसी संख्या बताइए जो तीनों के पहाड़ा में हो, तो वह संख्या है आपका 24। एक ऐसी संख्या में सोचना था जो 4, 8 और 3 तीनों के पहाड़ा में हो, तो वह संख्या कितना है, 24। तो हम क्या करेंगे, तीनों जगह मिश्रण की मात्रा को 24 बना देंगे। तो यहाँ पे 4 है मिश्रण का मात्रा, 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ मिश्रण का मात्रा 8 है, 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ मिश्रण का मात्रा 3 है, 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका है यह आपका, और सिंपल वे में एलिगेशन के क्वेश्चन का आंसर इससे निकल जाता है। पहला काम क्या करेंगे, तीनों बर्तन में मिश्रण के मात्रा को बराबर करेंगे। पहले मिश्रण इसमें कितना था, 3 और 1 4, एसिड और वाटर मिला, ये मिश्रण निकलेगा 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, तो 4, 8 और 3 का कॉमन मल्टीपल 24। तो हमें सब जगह मिश्रण के मात्रा को 24 बना देना है। 24, यहाँ 4 है 6 से गुना, 8 है 3 से गुना, 3 है 8 से गुना। अब देखिए यहाँ पे केवल एक वस्तु का मात्रा निकालिए। जब 6 से गुना करिएगा तो 6 त्रिक 18, पहला में एसिड कितना 18, 3 से गुना करिएगा 5 तिया 15, दूसरा में एसिड कितना 15, और 8 से गुना करिएगा 8 दूना 16, मिश्रण में एसिड कितना 16, है ना। किसी एक का मात्रा निकालना है, दोनों का मात्रा नहीं निकालना है। और अब आप लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन तो आपको लगाना ही होगा। एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस बनाते हैं। इसमें 3 बिंदु, पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी पर दूसरी बातें, और कॉमन पे कॉमन बातें। तो पहले बर्तन में एसिड का मात्रा जो भी है यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे बर्तन में एसिड का मात्रा जो भी है यहाँ पे लिखेंगे, और मिश्रण में एसिड का मात्रा जो भी है उसको हम लोग इस पॉइंट पे लिखेंगे। यह मिश्रण का पॉइंट है। और एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस में घटा के लिखते हैं। तो 15 में से 16 माइनस करिए, कितना होगा 1, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिएगा, है ना। 15 में से 16 माइनस करेंगे क्या होगा 1, -1 होगा, बट आपको पॉजिटिव लेना है। और 18 में से 16 माइनस करेंगे कितना होगा 2 होगा। यानी दोनों बर्तन के मिश्रण को हमें 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। आप एसिड के जगह यहाँ से वाटर भी ले सकते थे, तो तीनों जगह हम वाटर लेंगे। जो भी लेंगे तीनों पॉइंट पर वही चीज़ लेंगे, और अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। समझ पा रहे होंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मिश्रण की मात्रा को बराबर करना है सभी बर्तन में। उसके बाद किसी एक इंग्रेडिएंट्स को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। और एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस में घटा के लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यहाँ पे कि चक्रवृद्धि ब्याज के 8.1/3 वार्षिक दर पर 1728 रुपए, ठीक है, 1728 रुपए कितने वर्षों में 2197 रुपए हो जाएगा। 2100 कितना हो जाएगा 97 रुपए हो जाएगा। गौर से देखिएगा,
हमें क्या बताना है, 1728 रुपये कितने वर्ष में 2197 रुपये हो जाएगा। यानी कि यह हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और यह हमारा क्या है, अमाउंट है। हम बोलेंगे कि 500 रुपये कितने वर्ष में 700 रुपये हो जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। इसका मतलब है कि मूलधन हमारा 500 है और मिश्रधन कितना, 700। मिश्रधन यानी कि अमाउंट। हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, कि बस एक चीज पहचानना होता है। पहचानना यह होता है कि यह जो संख्या है, दोनों में से किसी एक को पहचानिए कि यह आपका जो संख्या है यह स्क्वायर नंबर है कि क्यूब नंबर। 1728 जो है वह कैसी संख्या है, स्क्वायर नंबर की क्यूब नंबर। अगर इसको नहीं पहचान पा रहे तो इसको पहचानिए कि यह जो संख्या है वह स्क्वायर नंबर की क्यूब नंबर। तो देखिए 1728 वास्तव में ना 12 का क्यूब होता है ना, और 2197 13 का क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब 1728 होता है, यानी कि यह एक क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अगर स्क्वायर नंबर होता तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 वर्ष हो जाता। बस एक चीज आपको पहचानना है, इन संख्याओं को, प्रिंसिपल या अमाउंट, दोनों को देख करके आप पहचानिए कि यह स्क्वायर नंबर है कि क्यूब नंबर। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में 121 आ जाए तो 121 को देख के पहचानिए कि यह स्क्वायर नंबर की क्यूब नंबर। तो 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर नंबर है, तो टाइम 2 साल हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा संख्या आ जाए जो स्क्वायर नंबर भी होगा और क्यूब नंबर भी होगा, तो हमारे पास 2 संख्या होगा, एक तो प्रिंसिपल होगा, एक अमाउंट होगा। फिर अमाउंट से हम लोग पहचानेंगे कि दोनों का दोनों क्या है, स्क्वायर नंबर की क्यूब नंबर। वैसे इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, किसी एक को देख के ही आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें क्या बताना है, 0.8 का मान बताना है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.8 का वर्गमूल निकालना है ना, 0.8 का वर्गमूल हमें बताना है। अब कैसे वर्गमूल निकालते हैं देखिएगा, भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम तो हम यह करेंगे कि यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लिखते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब वर्गमूल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको हम लोग पेयर में लेके आते हैं, और देखिए जो आंसर है आपका 3 अंक में है तो इसको 6 अंक में लेके चलिए। 80, फिर आपका 00, फिर आपका 00। ठीक है, क्या करना है, 3 अंक में आंसर निकालना है तो इसको 6 अंक में लेकर के चलिए। अब आप सोल्व करिए। हम क्या करते हैं, जोड़ा लगा के सोल्व करते हैं ना, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा हो गया, जोड़ा हो गया, जोड़ा हो गया। हमेशा पेयर में अंक आपको लेना होता है। तो सबसे पहले 80 में भाग करिए। अच्छा, वर्गमूल का एक रूल यह होता है कि जिसका भी टेबल आप पढ़िएगा उतना ही टाइम्स पढ़ना होता है। तो 80 में किस संख्या से हम भाग करें, सोचिए जरा सा, है ना। 7 सते 49 नहीं होगा, 8 अठे 64, 9 नमा 81, 9 नहीं होगा, 8 हो सकता है ना। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। कौन सी संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं 8। तो यहाँ पे अगर हम 8 लेते हैं तो 8 अठे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 अठे 64, 8 से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, 8 अठे 64, शेष कितना बचा, 16 बचा। 0.8 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ चुका है, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ 8 आया है तो फिर से हम इसी 8 को जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना हो गया आपका 16। अब 2 अंक फिर से उतरेगा, 00। अब जितना टाइम्स भाग हो रहा है भाग करिए, 9 टाइम्स ले लीजिए, ठीक है, 8.9। तो इस तरीके से हम लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। हम आगे सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 8 मात्र एक ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको जो वर्गमूल विधि है उस चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक, बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक, तो हम मान लेते हैं लागत मूल्य 100, तो बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, 130। क्लियर, हमने क्या माना, हमने माना लागत मूल्य 100, तो बाजार मूल्य 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। अब क्या बोला है, अगर बाजार मूल्य पर 10% की छूट, बाजार मूल्य पे अगर इस पे 10% की छूट, तो 10% छूट का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक कीमत के 90% में बेच लीजिए। तो 130 रुपए का सामान अगर इसके 90% में बेच लेंगे तो 10% का छूट हो जाएगा। तो 13 नमा 117 रुपए में बिकेगा। फिर से समझिएगा क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला है 30% अधिक है लागत मूल्य से, बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक, तो हम लागत मूल्य माने 100 तो बाजार मूल्य 130। अब 10% छूट
का पेशकश किया गया है। तो 10% छूट के बाद किसी भी वस्तु का कीमत उसके मूल कीमत के 90% के बराबर, तो बाजार का जो कीमत है, बाजार मूल्य है, उसके 90% के बराबर कीमत हो जाएगा। यानी कीमत कितना हो जाएगा 117, 130 रुपए के वस्तु का कीमत 117 हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो 100 रुपए के वस्तु का कीमत 117 मिल रहा है, यानी प्रतिशत लाभ कितना 17% का। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। बोला है कि 30% अधिक, ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। अब इसमें ए और बी जो चिन्ह है ना, वह आपका वृद्धि और कमी के हिसाब से तय करते हैं। वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। अब पहला लाइन देखिए, 30% अधिक है तो 30 आपका आएगा प्लस में। फिर हमें क्या करना है, 10% की छूट, तो बी का मान क्या होगा -10 होगा। अब बीच वाला जो चिन्ह है वह ए और बी दोनों का, यहाँ पे ए और बी दोनों का चिन्ह है, तो दोनों का चिन्ह मिला के देखिए कितना होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों में से कोई एक माइनस में तो यहाँ माइनस, अगर दोनों माइनस में तब प्लस, दोनों प्लस में तो भी प्लस, लेकिन दोनों में से कोई एक माइनस में तब यहाँ पे माइनस। ए बी यानी कि 30 × 10 बट्टा 100, ए बी फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। यह दो कंटिन्यू घटना का भी परिणाम है, इसको ए बी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। जब किसी एक ही वस्तु का कीमत पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या 2 बार बढ़ाया जाए या 2 बार घटाया जाए परसेंटेज के फॉर्म में, तो मूल परिणाम जो होता है ना, जो फाइनल परिणाम है उसको ए बी फॉर्मूला से निकालते हैं। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100, है ना, जहाँ पे वृद्धि के लिए हमें प्लस साइन यूज करना है, कमी के लिए माइनस साइन यूज करना है, और यहाँ वाला जो चिन्ह होगा यह दोनों निर्धारित करेगा। अगर दोनों प्लस में तो यहाँ प्लस, दोनों माइनस में तो भी प्लस, दोनों के चिन्ह का गुणनफल यहाँ होता है। अगर एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 30% बढ़ाया तो 30 प्लस में, 10% घटाया, छूट का मतलब घटाया तो 10 माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ माइनस। सोल्व करिए, 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया, 30 में से 10 माइनस करिएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, और -3, 20 - 3 कितना होगा 17, यानी 17% का क्या होगा, हमें इस सौदे में लाभ हो जाएगा। तो इस मेथड का भी उपयोग आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा। देखिए बेचा कितना है 2210 रुपए में, और जब 2210 रुपए में बेचा है तो कितने परसेंट की हानि हो गई, 15% की हानि हो गई। तो 15% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85%, तो 2210 रुपए ना 85% का मान हो गया। 15% हानि का मतलब है कि किसी भी वस्तु को अगर उसके क्रय मूल्य से 15% कम में बेचेंगे तो 15% की हानि। अब हम लोग क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं, तो 100 से 15 कम, यानी कि वस्तु को 85% में बेचा गया। 85% में बेचा गया तो 2210 रुपये का लाभ, यानी 2210 85% का मान है। 85 से भाग करिए 1% का मान। हमें क्या बताना है, कितना में बेचे कि 15% का लाभ, यानी 115% का मान बताना है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 2210 में बेचे तो 15% की हानि, यानी 2210 रुपये जो है वो 85% का मान है। कितना में बेचे कि 15% का लाभ, यानी हमें 115% का मान निकालना है। तो जितने प्रतिशत का मान दिया है उससे करेंगे भाग, जितने परसेंट का मान पूछा है उससे करेंगे गुना, बस इतना सा हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। सोल्व इसको कर लीजिए। अगर हम 5 से इसको काट ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और 5 से अगर इसको काट लेंगे तो यह 23 हो जाएगा। 17 से काटिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, 5 17 तिया 51 130, 130 में 23 से गुना करिए, 0 है तो 0 इस 0 के लिए, और 13 तिया 39, 9 हासिल 3, 13 दूना 26 और 3 29, यानी कि 2990 रुपये जो है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 2990 में वस्तु को बेचा जाएगा तो लाभ निश्चित रूप से 15% हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला है एक मोबाइल जब 6% लाभ पे बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 870 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी विक्रय मूल्य 870 रुपये बढ़ जाता है। 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना अधिक मिलता है 870 रुपये अधिक मिलता है। कब, जब 6% हानि से 6% लाभ पे बेचा जाता है। तो 6% हानि से 6% लाभ होने के लिए विक्रय मूल्य में अंतर कितने परसेंट का होना चाहिए, 12% का। रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में अंतर 870 रुपये, परसेंटेज में 12%, 870 12% का मान है। हमें क्रय मूल्य बताना है, यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। इसको समझिएगा फिर से,
देखिए 6% लाभ का मतलब क्या है, वस्तु को अगर 106% में बेचेंगे तो 6% का लाभ होगा, परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। और 6% हानि कब होगी, जब वस्तु को 6% कम में यानी कि 94% में बेचेंगे। अब दोनों विक्रय मूल्य में देख लीजिए कितना का अंतर है, तो 106 94 से कितना ज्यादा है आपका, 12 ज्यादा है। विक्रय मूल्य में अंतर 12% का, जबकि बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 870 रुपये अधिक में रुपए के रूप में विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 870 रुपये, जबकि परसेंटेज में विक्रय मूल्य में अंतर 12। तो 870 रुपये 12% का मान है, 12 से भाग करेंगे 1% का मान, हमें 100% का मान निकालना है, हम 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए, अगर 4 से काटिएगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और 4 से काटते हैं तो यह आपका कितना होगा, 25 होगा। अब 3 से इसको हम काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 नमा 27, 290, 290 गुने 25 आप कर लीजिए, 0 है तो 0, इसके अलावा 25 नमा 225 यानी 7250 हो जाएगा, ठीक है। 7250 रुपये यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6% लाभ में बेचा जाता है, 6% हानि के बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक। तो 6% लाभ और 6% हानि, इस दोनों विक्रय मूल्य में रुपए में अंतर 12% का, जबकि परसेंटेज में अंतर 12% का, जबकि रुपए के रूप में अंतर कितना, 870। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है कि यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि, भिन्न क्या है आपका, y/x है। अच्छा, इसके अंश में, अंश ऊपर वाला होगा, 12% की वृद्धि करिए, तो 12% की वृद्धि करिएगा तो यह अपने पहले वाले मान के 112% के बराबर हो जाएगा। और इसके हर में 2% की कमी, 2% की कमी करिएगा तो इसका हर जो है अपने पूर्व मान के 98% के बराबर हो जाएगा। तो अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी करने के बाद अंश इतना, हर इतना, भिन्न इतना हो जाएगा, जबकि भिन्न कितना हो जाता है, 6/7। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में मूल भिन्न यानी y/x का मान। सोल्व करिए, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी, नीचे से नीचे कटेगा, 14 7 98, 14 से काटिएगा, 14 8 112, 8 से काटिएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। y/x का वैल्यू निकाल लीजिए क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में पहले से 3 है, 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y/x का मान 3/4, y/x क्या था, मूल भिन्न था। मूल भिन्न कितना हो जाएगा आपका, मूल भिन्न हो जाएगा 3/4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। 25% घट जाता है ना, तो आप लिखिए 25 और कमी होता है तो 100 में से घटा लीजिए इसको, तो 100 में से 25 माइनस करिए, कितना होगा 75, और प्रतिशत के लिए गुना कर दीजिए 100 से। बस क्वेश्चन आपका सोल्व। 25 या 75, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, 100 बट्टा कितना हो जाएगा 3%। आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है, दूसरा तरीका यह है कि वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, 25% घट जाती है यानी कीमत पहले अगर 100 था तो अब कीमत कितना हो जाएगा 75, 25% घट गया, या पहले का कीमत या वर्तमान कीमत। अब क्या बोला है हम लोगों से, यह बोला है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, तो मूल कीमत कैसे बनेगा, जब 75 को फिर से 100 करेंगे, तो 75 को 100 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा, 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस में, 75 में, तो 25 का वृद्धि करना पड़ेगा 75 में, प्रतिशत के लिए कितना 100 से हम लोग गुना करेंगे, यानी कुल इतनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब इसका कीमत मूल कीमत के बराबर हो जाएगा। सोल्व करिए, यहाँ भी 100/3 ही आपका आंसर आएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि एक टंकी में 2 नल है, पहली टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकालता है, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। टंकी 4 घंटे में भर जाता है जब केवल पहला नल खुला होता है, जब केवल पहला नल खुला होता है तो टंकी 4 घंटे में क्या होता है, भर जाता है। और आगे बोला है और 12 घंटे में जब दोनों नल खुला होता है, और जब दोनों यानी कि पहला और दूसरा जब दोनों नल खुला होता है, उस केस में टंकी जो है वह कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब केवल दूसरा नल खुला हो तो टंकी को खाली होने में कितना समय। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, 2 नल है टंकी में, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। अगर केवल भरने वाला चलता है यानी पहला चलता है तो वह 4 घंटा में टंकी को भर देता है, लेकिन जब दोनों चलता है यानी भरने वाला और खाली करने वाला दोनों चलता है तो 12 घंटा में टंकी भरता है। इसके पीछे रीजन यह है कि खाली करने वाला भी चल रहा है तो समय तो ज़्यादा लगेगा। तो हमें बताना है कि खाली करने वाले को अगर हम केवल चलाए तो वह टंकी को कितने समय में खाली कर देगा।
तरीका देख लीजिए क्या है, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 12 का एलसीएम 12, टंकी का क्षमता 12। यह 4 घंटा में 12 लीटर भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा 3 लीटर। यह 12 घंटा में 12 लीटर तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1 लीटर। अब यहाँ से देख लीजिए क्लियर हो गया। क्लियर क्या हुआ कि पहला जो है 1 घंटा में भरता है 3 लीटर, और जब दोनों चलता है तो 1 घंटा में भरता है 1 लीटर। अब इसका यह मतलब है कि जो दूसरा होगा ना, दूसरा यह तो खाली करने वाला है, यह कितना खाली कर देता होगा 2 लीटर, क्योंकि जब पहला चलता था तो 1 घंटा में 3 लीटर भरता है, और जब दोनों चल रहा है तो 1 घंटा में 1 लीटर ही भर रहा है। पहला नल अकेले 3 लीटर भरता है और दोनों चल रहा है तो 1 लीटर भर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होता होगा कि पहला 3 भरेगा और दूसरा 2 खाली करेगा, तभी तो 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। तो क्लियर हो गया कि दूसरा नल 1 घंटा में 2 लीटर खाली करेगा, तो पूरी टंकी खाली करने में कितना समय, तो 12 लीटर खाली करने में कितना समय, तो 1 घंटा में 2 लीटर खाली करेगा तो 12 लीटर खाली करने में 12/2 घंटा यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला 1 घंटा में 3 भरेगा, दूसरा कितना खाली करता है नहीं मालूम, हम मान लिए 1 लीटर खाली करता है, और दोनों मिला के देख लीजिए जब दोनों चलता है तो टंकी में पानी कितना आता है 1। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो +1 इधर आके 3 में से घटेगा 2 और -2 इधर आएगा तो x, यानी कि दूसरा नल 1 घंटे में यही 2 लीटर खाली करता होगा। तो फिर 12 खाली करने में कितना समय इसको लगेगा, पूरी टंकी को खाली करने में, यानी 12 लीटर खाली करने में 12/2 यानी कि 6 घंटे का समय लग जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसका मतलब है कि ए का जो इफिशियंसी है वह बी के इफिशियंसी से 4 गुना तेज है। तो बी का इफिशियंसी अगर 1 तो ए का इफिशियंसी 4, और यह दोनों के इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है। अब आगे देखिए क्या बोला है और वह एक काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले, बी के तुलना में 60 दिन पहले, समय की बात हुआ तो इफिशियंसी को उल्टा करिए, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, तो 4:1 उल्टा करेंगे 1:4, इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो गया। इफिशियंसी का उल्टा करेंगे क्या होगा, टाइम होगा। फिर से समझिए, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, बी से 4 गुना अधिक तेज ए है, यानी बी अगर 1 तो ए कितना काम करेगा 4, इफिशियंसी अगर बी का 1 तो ए का 4। अब वह किसी काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले, वह किसी काम को यानी ए जो है वह किसी काम को बी से 60 दिन पहले तय कर लेता है, इफिशियंसी ए का ज़्यादा है तो पहले तय कर लेगा। तो जैसे ही समय का तुलना कर दे, समय ज़्यादा कम बोले तो इफिशियंसी से टाइम में आएंगे, इफिशियंसी के रेशियो का उल्टा टाइम होता है, टाइम निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ए को बी से कितना दिन कम समय लग रहा है 3, जबकि यहाँ बोला गया 60, तो 3 को 60 बनाने के लिए 20 से गुना, तो इसमें आप 20 से गुना करिए। यहाँ पे देखिए ए को बी से कितना दिन कम समय लगा, अनुपात 3, जबकि 60 दिन कम लगना चाहिए, तो 3 को 60 बनाने के लिए 20 से गुना। अब जब 20 से गुना करिएगा तो ए को लगने वाला समय 20 दिन और बी को लगने वाला समय 80 दिन। देख लीजिए, ए को समय लगता है 20 दिन और बी को समय लगता है कितना 80 दिन। ए को बी से 60 दिन कम समय लग रहा है। हमें बताना है कि दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम खत्म करने में कितना समय। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए का इफिशियंसी देखिए कितना है 4 और इसको समय कितना लगता है 20 दिन। तो ए का इफिशियंसी है 4 और इसको समय लगता है 20 दिन, यानी काम का कुल मात्रा 4 गुने 20 होगा। हम बी से भी निकाल सकते हैं। बी का इफिशियंसी है 1 और इसको समय लगता है 80 दिन, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 1 गुना 80। तो हम 1 गुना 80 ले या 4 गुना 20 ले, दोनों तो वैल्यू बराबर है, यह भी 80 है यह भी 80 है। अब इस काम को जिससे लेना होगा उसके इफिशियंसी से भाग, तो बोला है दोनों मिलकर, तो दोनों का इफिशियंसी कितना होगा 5। ए और बी दोनों का इफिशियंसी कितना होगा 5। सोल्व करिए, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दिन का समय लगेगा ए और बी दोनों को इस काम को समाप्त करने में। ठीक है, ए और बी दोनों को इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा 16 दिन लगेगा। तो यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।